तो चलिए दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमारे आसपास के जो पदार्थ है उस चैप्टर के बहुविकल्पी तो नहीं, हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को करवा दिया। आज जो है हम लॉन्ग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, जब बच्चों के चैप्टर पढ़ाया जाता है तो बच्चों के चैप्टर समझ में आता है, और उसके उल्टा भी होता है कि बहुत सारे बच्चों के चैप्टर नहीं समझ में आता है। उनको डाउट होता है यार ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, ये वो, और बहुत चीज़ों में समस्या होती है। तो हम उन दोनों बच्चों की यदि बात करें, जिस बच्चों को सब कुछ समझ में आया और जिस बच्चों को सब कुछ नहीं समझ में आया। जिस बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाता है, एक समय बाद क्या होता है, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 40 दिन बाद जब पेपर आता है, तो फिर जब वो चैप्टर को, प्रश्नों को देखता है या जो चैप्टर को देखता है, तो जो पढ़ा है, जो समझा है, वो सब भूल जाता है। उसको अच्छे से चीज़ें याद नहीं आती यार कि ठोस द्रव में कैसे बनता है, पदार्थों के गुणधर्म क्या होते हैं, पदार्थ के ये क्या होता है, मतलब उसको एकदम कन्फ्यूजन होने लगता है। फिर बाद में वो किताब उठाता है तो उसमें पूरा एकदम मिक्स हो जाता है, और भी वो समस्या पड़े, अरे एक पूरे एकदम समस्या में पड़ जाता है, क्योंकि जब पेपर आने लगता है तो उसको हर टॉपिक पढ़ना रहता है, ये इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब। तो उसके लिए बड़ा समस्या हो जाता है। ठीक है, तो हम जो प्रश्न लाए हैं, इस प्रश्न को लाते समय हमने दो चीज़ का ध्यान दिया है। पहला कि ये प्रश्न ऐसे हों जो आपकी परीक्षा में तो पूछा जाना चाहिए, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख दो, यदि पेपर में ये सवाल ना पूछे जाए, पेपर में इस टॉपिक से सवाल ना आए, तो फ़ायदा क्या है टॉपिक पढ़ के। तो ये ध्यान देते हैं कि जो पढ़ाया जाए उस टॉपिक से सवाल आना चाहिए। वो प्रश्न भले वैसा ना आए, लेकिन वो टॉपिक तो आना चाहिए ना, तो टॉपिक से सवाल आए। दूसरा, जो बच्चा पहले से पढ़ चुका है, लेकिन कुछ समय हो गया पढ़े हुए, अब चीज़ें उतने अच्छे से याद नहीं आ रहे हैं, तो उसको इस तरह से पढ़ाया जाए कि चीज़ों का रिवीजन हो जाए। उसको ये ना लगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पन में अंतर क्या होता है, पदार्थों के गुणधर्म क्या होते हैं, पदार्थों का आकर्षण बल कैसे काम करता है, यानी इससे संबंधित उनके लिए कोई समस्या ना हो। तो दूसरा, इस चीज़ को ध्यान दिया जाता है उन बच्चों के लिए कि जब पढ़ें तो उनको अच्छे से रिवीजन हो जाए। ये बात थी उस बच्चों के लिए जिसने पढ़ते समय उसको वो सब अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से उसने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं उस बच्चे की जो पढ़ते समय उसको बहुत सारी चीज़ों का डाउट था कि ठोस द्रव में कैसे बनता है, या जैसे पानी हमेशा गीला ही क्यों होता है, पदार्थों के बीच आकर्षण बल कैसे काम करता है, पदार्थ गतिशील कैसे होते हैं, पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान कैसे होते हैं, ठोस द्रव क्या है, पदार्थ क्या है, यानी इन सभी के बारे में यदि समस्या होती है, तो हम जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, एक टॉपिक का प्रश्न सॉल्व करेंगे, और जब एक एक टॉपिकों का जब प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो विस्तार विस्तार से उस टॉपिक के बारे में अच्छे से एक बार मैं पुनः पढ़ा दूंगा, ताकि वो बच्चा जिसको लगे यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी उसको इस टॉपिक में अच्छे से समझ हो जाए। इस बात को याद रखिएगा। तो इसी को देखते हुए हम ऐसे प्रश्न लाए हैं, और देर ना करते हुए हमारा जो प्रश्न है 37वां प्रश्न। अब यहाँ पर आपको लगेगा 37वां प्रश्न कैसे आ गया, हमने तो पहला दूसरा प्रश्न पढ़ा नहीं, या पहला दूसरा प्रश्न होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर 37वां प्रश्न है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहे थे, पहले हमने एमसीक्यू को सॉल्व किया, बहुविकल्पी प्रश्नों को, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने वेरी शॉर्ट को सॉल्व किया। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, 2 नंबर का 1+1 करके आता है, जो 10 से 15 या 25 शब्दों में होता है। फिर हमने शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो है हम किस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, लॉन्ग प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए प्रश्न क्या, प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, और प्रश्न से ज़्यादा टॉपिक पर ध्यान दीजिए कि किस टॉपिक से सवाल पूछा गया है। जैसे आप इतिहास पढ़ते हो, तो इतिहास में कैसा टॉपिक हो, एक टॉपिक हो गया कि महात्मा गांधी हो गए, एक टॉपिक हो गया सुभाष चंद्र बोस हो गए, एक टॉपिक हो गया अम्बेडकर जी हो गए, तो एक टॉपिक हो गया नेहरू जी हो गए। तो अगर आपने गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ के गए हैं, तो कैसा भी प्रश्न आएगा आप लिख लोगे ना। तो ये मत पढ़ के जाओ कि गांधी जी ने अब भारत छोड़ो आंदोलन कर दिया, पूरा गांधी जी को ही पढ़ लो। तो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन पूछे, चाहे आपका जो है ये पूछे, कोई भी प्रश्न पूछे, तो इतिहास के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको यह रसायन विज्ञान था, इतिहास में कहाँ पर आप घुस गए। मैं टॉपिक बताना चाहता हूँ, हर टॉपिक को समझो, हर टॉपिक को पढ़ो, क्योंकि टॉपिक क्लियर रहेगा तो कुछ टॉपिक पे कुछ भी प्रश्न पूछेगा तो आप लिख लोगे। तो प्रश्न क्या क्या है और टॉपिक का उसको ध्यान दीजिए। प्रश्न है, पदार्थ की अवस्थाएं विस्तार से समझाइए और उनके बीच होने वाले परिवर्तनों को चित्र से स्पष्ट कीजिए। तो टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। तो टॉपिक क्या है, पदार्थ की अवस्था। अब जैसा कि जानते हैं इस ब्रह्मांड में जितने भी आपके पदार्थ हैं, उन पदार्थों की 3 अवस्थाएं, क्या, ठोस है, द्रव्य है, द्रव्य है,
और गैस है। लिखावट पे मत जाइएगा, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो ये क्या पदार्थों की अवस्था है। अब इनके बीच में होने वाले परिवर्तनों को बताना है। कैसे परिवर्तन बताना है, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ ठोस है, वो ठोस से गैस कैसे बनेगा। कोई पदार्थ मान लीजिए गैस है, वो गैस से द्रव्य कैसे बनेगा, द्रव्य कैसे बनेगा। कोई पदार्थ द्रव्य है, वो ठोस में कैसे बनेगा। ये परिवर्तन होता है ना। जैसे आप एग्जांपल ले लो, कपूर ले लो। कपूर कभी भी लाते हो ठोस होता है, लेकिन यदि उसको डब्बे में ना रखो, बंद डब्बे में ऐसे जगह ना रखो, कुछ समय बाद उड़ जाता है, यानी वो डायरेक्ट गैस बन जाता है। गैस बन के उड़ जाता है, वो द्रव्य नहीं होता। ऐसा ना यहाँ कपूर रखे तो वहाँ पानी बन गया, नहीं, उड़ जाता है। वो ठोस पदार्थ सीधा गैस बन जाता है। आप देखो, नदी होता है, तालाब होता है, जो कुआं होता है उसमें पानी होता है, सूरज की रोशनी जब पड़ती है ना, तो क्या होता है, वाष्प बनता है। और वाष्प बन के क्या होता है, जो आपका द्रव होता है गैस में बदल जाता है। द्रव्य क्या होता है, एक तरह से गैस में बदल जाता है। या इसी का उल्टा देखो, जो वाष्प होता है, जब ऊपर जब जाता है ना हवा में, तो हवा में जब जाता है तो वहां पर तापमान कम होता है। अभी इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो कुल मिला जुलकर ये कहना चाहता हूँ कि हर पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदलता रहता है। तो इसके बारे में पढ़ना है। तो देखिए क्या लिखेंगे पेपर में, उत्तर लिखेंगे, पदार्थ मुख्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य, गैस। 3 अवस्था में पाया जाता है। अभी 3 अवस्था पढ़ेंगे, 11वीं 2 अवस्था और जुड़ जाएंगे, वो 11वीं में देखा जाएगा। ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है, ठोस इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। कण बहुत पास पास होते हैं, केवल अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं, जैसे लकड़ी और बर्फ। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं। जैसे पहला क्या लिखा है, ठोस इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब ये आकार क्या होता है, आयतन क्या होता है। आकार का मतलब उसका जो आकृति है, जैसे कोई लकड़ी है इस आकृति की है, कोई लकड़ी हो गया इस आकृति को है, इसमें अंतर नहीं, बस उसको मोड़ा गया है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ। मान लिया कोई लकड़ी है इस आकृति की है, कोई लकड़ी इस आकृति की है, कोई लकड़ी इस आकृति का है। तो चाहे उसको आप अपने बैग में रख दो, स्कूल बैग में, चाहे उसको अलमारी में रख दो, चाहे उसको छत पे रख दो, चाहे उसको कहीं पर रखोगे, उसका जो आकार है वो आकार नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं कि जो लकड़ी था ये त्रिकोणा था आकार का था, बाद में वो गोल हो गया। या उसको जिस भी शेप में रखोगे वो उसी शेप का रहेगा, उसका शेप नहीं बदलेगा। तो आकार निश्चित होता है। बात करें आयतन, जो उसका आयतन होता है, आयतन, वो आयतन भी निश्चित होता है। आयतन का मतलब वो कितना जगह घेरता है एक तरीके से। जैसे कोई लकड़ी है और उसका ये इतना आयतन है जगह घेरने का, तो उसको इस तरह के बॉक्स में रखोगे, इस तरह के, छोटा ले ले रहा हूँ, ये मान लो कोई लकड़ी इसका ये आयतन है, और इतने बड़े बॉक्स में छोटे लकड़ी को रखोगे तो ऐसा है ना, वो आयतन ऐसा नहीं लेगा। उसका आयतन उतना रहेगा, उतना ही जगह घेरेगा, उसका आयतन जो रहेगा उतना ही रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो उसका आयतन निश्चित, यानी ठोसों का आकार निश्चित होगा, उसका आयतन निश्चित होता है। कण बहुत पास पास होते हैं। जो उसका कण होता है ना, जैसा कि आप जानते हो कि जितने भी पदार्थ होते हैं, छोटे 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 छोटे, ये जलेबी तो बन गया, मतलब छोटे 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 ऐसे कणों से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे क्या, ऐसे कण, जैसे शरीर होता है ना, बारीक बारीक नसों, यानी कोशिकाओं से मिलकर बना ना, ऐसे छोटे 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 क्या है, कणों से मिलकर वो पदार्थ बनता है। चाहे लकड़ी ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, पत्थर ले लो, कुछ भी ठोस है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये छोटे छोटे कण के से मिलकर बना होता है, इस कण से मिलकर बना, ठीक है। अब ये आपने कभी सोचा है कि जो ठोस होता है, जैसे लकड़ी हुआ, पत्थर हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, कोई भी ठोस चीज हुआ, आखिर ठोस ठोस क्यों होता है। ये जो पानी होता है वो हमेशा गीला क्यों होता है। जैसे तेल ले लो, दूध ले लो, और पानी ले लो, तो हमेशा गीला होगा। लकड़ी कभी गीला नहीं होता। गीला मतलब वो तरल नहीं होता, वो ठोस होता है, कठोर होता है। कठोर क्यों होता है, उसका कारण ये है कि जो कठोर पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे, वो भी कण से मिलकर बने हुए हैं। तो जो उनके कण होते हैं ना, वो छोटे छोटे कण बहुत पास होते हैं, एकदम पास 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 पास, एकदम पास होते हैं। यानी अगर आप एक इतना छोटा सा पदार्थ ले लो, तो उसके अंदर कण इतने असंख्य मात्रा में होंगे, इतना पास पास होते हैं, जिस वजह से कोई चीज ठोस होता है। जैसे लकड़ी, जैसे बर्फ, जैसे सोना, जैसे चांदी, जैसे कोई भी और पदार्थ हो गया, क्योंकि उसके जो कण होते हैं ना बहुत पास होता है, इस वजह से ठोस होता है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, ये ठोस होता है
और ये क्यों ठोस होता है? क्योंकि उसके कण पास पास होते हैं। अब सवाल होता है कण क्यों पास पास होते हैं? देखो जो कण होता है ना, कणों में एक ऊर्जा होती है जिसको हम गतिशील गतिशील ऊर्जा से नहीं करेंगे, हाँ गतिशील ऊर्जा कर दें और कहेंगे आकर्षण बल। जो कण होता है उन कणों में एक बल होता है जिसको बोलते हैं आकर्षण बल। अब ये आकर्षण बल कैसे काम करता है उसको समझाता हूँ। देखिए आकर्षण बल होता है और गतिशील होता है, इसको दोनों समझाता हूँ। एक होता है गतिशील ऊर्जा होती है, एक होता है आकर्षण बल। देखिए आप क्या कीजिएगा, अपने घर में जाइएगा, एक प्लास्टिक का गिलास ले लीजिएगा, ठीक है। उस प्लास्टिक के गिलास में पानी भर दीजिएगा ऐसा, ठीक है। पानी भर दीजिएगा। पानी भरने के बाद क्या कीजिएगा, उस पानी भरने के बाद क्या कीजिएगा, जो आपने पानी भरा है जितना भरा है उसको क्या कीजिए, उसको ऐसा मार्क कर लीजिए कि मैंने कहाँ तक वो पानी मैंने भरा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, उसमें चीनी नमक जो भी जैसा आपके पास है, दोनों में से कोई एक चीज़, दोनों मत मिलाइएगा, या तो चीनी या तो नमक आप उस पानी के अंदर डालिएगा। आप 1 चम्मच चीनी डालो या 1 चम्मच नमक डालो, हम चीनी लेते हैं। 1 चम्मच हमने चीनी डाला। जैसे चीनी डालोगे तो घुलेगा नहीं, पहले उसको हम चम्मच से घुला लेंगे। घुल गया, चीनी खत्म हो गया, अब चीनी नहीं दिख रहा है। 2 चम्मच चीनी डालो, उसको घुला लो चम्मच से, घुल गया नहीं दिख रहा है। 3 चम्मच डालो, उसमें तब तक चीनी आप डालते रहो जब तक वो चीनी अच्छी तरह से घुल ना जाए। एक समय बाद ऐसा आएगा जब वो चीनी घुलना बंद हो जाएगा, तब हम चीनी नहीं डालेंगे। अब क्या करते हैं, इसका लेवल नापते हैं। क्या पानी का जो लेवल है, सॉरी पानी का जो लेवल, सॉरी ये चीनी वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको चीनी का एग्जाम्पल मत लीजिएगा, इसको रंग का एग्जाम्पल लिखिए क्योंकि हमको गतिशील ऊर्जा बताना है ना। अब देखिए रंग का एग्जांपल है, देखिए उसमें चीनी नहीं एक समय बाद जो होगा चीनी मतलब वो घुलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो छोटे छोटे कण थे वो क्या होगा उसमें मिल जाता है। और जो पानी का यदि आप लेवल देखेंगे तो लेवल ना ज़रा सा भी नहीं बढ़ेगा। तो सवाल है, जब हमने उसमें इतना पानी डाला, पानी में चीनी डाला तो उसमें घुल गया, तो पानी का जो लेवल है वो लेवल तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन लेवल नहीं बढ़ा। क्यों ऐसा हुआ? जबकि हमने कौवा वाला कहानी सुना था कि मटका में कौवा को कुछ पानी दिखता और उसमें कंकड़ पत्थर डालता, अब पानी ऊपर आता है। तो इसमें भी लेवल जो है पानी ऊपर आना चाहिए, लेकिन पानी ऊपर नहीं आया। इससे पता चलता है जो कण होते हैं उनके बीच में क्या है, रिक्त स्थान होते हैं, क्योंकि जो चीनी था वो भी छोटे 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 कणों से मिलकर बना था। और जैसे पानी गया वो एकदम छोटे छोटे कणों में एकदम टूट गया। और टूटने के बाद पानी के छोटे छोटे जो कण होता है उसके साथ मिल गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो पदार्थ होता है उनके बीच में खाली स्थान होता है, क्योंकि जो पानी के जो छोटे छोटे कण थे उसके बीच में खाली स्थान रहेंगे और जो छोटे छोटे चीनी के कण थे उसके अंदर जाकर बैठेंगे, इसलिए उसका लेवल नापोगे ना तो लेवल नहीं बढ़ा। ठीक है। तो मुझे रंग का बताना था, मैं रंग का बताता हूँ, ये तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है। अब देखो वो एग्जाम्पल ले लो। आप क्या करो, अपने घर में एक गिलास लो प्लास्टिक का, उसमें पानी भर दो। ठीक। पानी भरने के बाद क्या करो, उसको लेवल नाप लो कि लेवल नहीं नापना, ठीक है। पानी लो, पानी को भर दो और उसको 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना आपके पास समय उसको एक जगह रखकर आराम से इसको एकदम छोड़ दो, ताकि पानी हिले ना डुले ना कुछ ना हो। फिर उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको वो दवा पिलाने के लिए इस तरह से ड्रॉपर आता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, उसको लो। और उसमें आप क्या करो, कोई भी एक रंग का स्याही ले लो, लाल ले लो, हरा ले लो, नीला ले लो, पीला ले लो, जो भी स्याही या रंग मिलता है उसमें हल्का सा मात्र 1 बूंद भर लो। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है हरे रंग का क्या हम स्याही ले लेते हैं, हरा रंग का स्याही या कलर ले लेते हैं। 1 बूंद हमने क्या किया, हरा रंग का हमने क्या किया, हमने जो है कलर ले लिया। अब पानी देखो एकदम शांत है, आधे घंटे हो गया हमको पानी को गिलास में रखकर एक जगह छोड़े कि उसमें हिले डुले ना, कोई कंपन ना। और उस ड्रॉपर को एकदम पास लेंगे और हल्का से 1 बूंद बहुत बचा कर बहुत ही बारीक से इसके ऊपर हल्का से एकदम टच करा देंगे, एकदम गिरा देंगे और उसको जो है छोड़ देंगे। फिर चले जाएंगे, देखेंगे कोई हिलाई डुलाई ना। 30 मिनट बाद आकर हमने ये देखेंगे कि जो हमने वो हल्का सा हरी हरा जो कलर था वो हमने यहाँ पर डाला था। अब आधे घंटे बाद क्या होगा, पूरा ही जो पानी होगा आपका हरा रंग का हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा, एकदम ऐसा ऐसा हरा रंग का हो जाएगा, ऐसा हरा रंग का हो जाएगा। अब ये सवाल होता है, हमने तो पानी को एकदम ऊपर डाला, रंग को ऊपर डाला तो ऊपर ही हरा रंग होना चाहिए ना। पानी को तो ऐसा नहीं कि चम्मच के लेकर हमने मिलाया, हिलाया भी नहीं, तो
पूरा पानी हरा हो जाएगा, या आप लाल कर डालोगे तो लाल हो जाएगा। सवाल है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि जो पानी के जो कण थे वो क्या करते हैं, वो गति करते हैं। उनमें एक ऊर्जा होती है जिसको बोलते हैं गतिशील ऊर्जा। कण एक जगह रुकते नहीं, वो गति करते हैं। ये कण इधर है तो इधर से इधर जाएगा, उधर से इधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा, इधर जाएगा, वो गति करता रहता है। जैसे मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल समझाऊँ, ये आपका कमरा है, ठीक। इस कमरे में दरवाजे इधर आप प्रवेश किए, यहाँ पर परफ्यूम छिड़क के भाग जाओ और आप यहाँ कोने में चले जाओ, ठीक है। छिड़का यहाँ कोने में, कुछ समय बाद देखिएगा उसका जो स्मेल होगा, जो सुगंध होगा, यहाँ तक आपको आएगा। सवाल है छिड़काव यहाँ पर किया तो यहाँ पर कैसे आ गया, जबकि कमरे में कोई हवा हवा तो है नहीं। तो आपने यहाँ पर जब छिड़का तो जो हवा के जो छोटे छोटे कण थे वहाँ पर रुके नहीं, वो गति करके इधर गया, कुछ 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 इधर गया। अब सवाल है, तो उसलिए पूरे कमरे में आपको उसकी सुगंध आएगी। अब ये भी सवाल उठता है, जब गति करता है कण तो उतने कमरे में क्यों खुशबू आना चाहिए, आस पड़ोस में आना चाहिए, खूब दूर तक आना चाहिए, क्योंकि कण दूर तक जाएगा। देखो जैसे जैसे कण दूर पर जाएगा तो अपने कणों के साथ मिलकर उनको भी कुछ सुगंध का कण देगा, कुछ उनको भी देगा, और जैसे जैसे सुगंध का कण बढ़ता जाएगा तो दूरी बढ़ने पर उसकी स्मेल कम आएगी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो कारण क्या है कि यहाँ पर आपने छिड़काव किया, आपको यहाँ तक आपको सुगंध है, क्योंकि कण गतिशील होते हैं। अब खाना ले लो, किचन में जब खाना पकता है, खाना जब गर्म रहता है उसकी खुशबू आप तक पहुँचती है, क्यों? क्योंकि वो जब बनता है तो उसके जो कण होते हैं आस-पास मिल जाते हैं और फिर गति करते हुए आपके पास आते हैं। तो आपको क्या, उसका सुगंध मिलता है, या बदबू भी देखो आपके पास आता है क्योंकि गति करते हुए आते हैं। इससे पता चलता है जितने भी कण होते हैं उन कणों के बीच में क्या होते हैं, गति होता है। कण गति करते हैं, एक जगह निरंतर रुकते नहीं होते हैं। ये होता है कणों के बीच में गति। दूसरा देखो, जो कण होते हैं उन कणों में तीसरा जो गुण होता है वो होता है आकर्षण बल, यानी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब कैसा करते हैं, एग्जाम्पल तौर पर बताता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप अपने घर में इस तरह का टोटी तो होगा ही, इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का टोटी होगा, ठीक। इस तरीके का क्या कीजिएगा, टोटी होगा, इस तरह का टोटी होगा। और इस टोटी से क्या होगा, आपका पानी, इसको टोटी होगा, इस टोटी को ऐसा चालू कर दीजिएगा, ठीक है। जाइएगा चालू कर दिए, और जैसे चालू करेंगे ना तो पानी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसमें अपना हाथ की उंगली को लगाइएगा, हाथ की उंगली को लगाइएगा, लकड़ी को लगाइए, जो भी होगा इसको बीच में लगाइएगा। ऐसा उंगली को हमने लगा दिया। उंगली को लगाने के बाद क्या होगा, जो पानी गिर रहा है ये दो धाराओं में बट जाएगा। एक आपका पानी जो होगा, एक आपका पानी जो होगा इधर आपका गिरेगा, और एक पानी इधर गिरेगा, ऐसा। यानी आपका उंगली का दोनों साइड भीगेगा, यानी सामने उंगली अगर आपका ये है तो इधर का भाग भी भीगेगा, उसके पीछे का भी भाग भीगेगा, क्योंकि हमने दो भागों में बांट दिया। लेकिन जब नीचे पानी को देखोगे, उसकी धार देखोगे तो दो धार में वो नहीं गिरेगा, वो फिर नीचे आकर एक धार में ऐसा हो जाएगा और एक धार में आकर ऐसा गिरेगा। तो सवाल ये उठता है, जब हमने उंगली या लकड़ी लगाकर उस पानी को दो धाराओं में बांट दिया था तो नीचे वापस वो एक धारा क्यों हो गया, क्योंकि उन जल के जो कण थे उनके बीच में आकर्षण बल था, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उन दो वो आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को जाने नहीं देते हैं। तो सवाल होता है, गैसों में आकर्षण बल नहीं होता, होता है ना के बराबर, एकदम ना के बराबर। सवाल होता है क्या जो ठोस होता है उसमें होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। जो ठोस होता है ठोसों में आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है, उसके कण एक दूसरे को इतना ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसी कारणवश लकड़ी ठोस होता है, इसी कारणवश बर्फ ठोस होता है, इसी कारणवश सोना ठोस होता है, इसी कारणवश आपका जो चांदी होता है ना कठोर होता है। कठोरता के ही कारण है कि उनके बीच में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा है। वो एक दूसरे से एकदम आपस में पकड़ के रखते हैं एक दूसरे कणों को, इस वजह से वो कठोर होता है। द्रव में सामान्य होता है, बहुत ज़्यादा कठोरता नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मतलब आकर्षण बल नहीं होता, सामान्य होता है। इससे तरल होता है, ना तो बहुत ज़्यादा कठोर, ना तो बहुत ज़्यादा एकदम लचीला। और गैसों में तो बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए एक कण यहाँ एक कण वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो यही तो आकर्षण बल की वजह से कोई चीज़ ठोस देता है तो कोई चीज़ तरल दिखता है, और कोई चीज़ आपको गैस के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ठोस इनका आकार आयतन निश्चित होता है, कण बहुत पास पास होते हैं, केवल अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं जैसे लकड़ी बर्फ। अब बात करते हैं द्रव की। द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड बोलते हैं। इनका आयतन निश्चित होता है, यानी इनका आयतन निश्चित होगा, इनको जिस बर्तन में डाल दोगे उसी बर्तन का आयतन वही होगा। जैसे 5 लीटर तेल है तो 5 लीटर बर्तन में डालो तो 5 ही लीटर का कैपेसिटी घिरेगा। ऐसा नहीं कि 5 लीटर के तेल को आप 2 लीटर में
बॉटल में भर लोगे, ऐसा नहीं कर सकते। आकार निश्चित नहीं होता है। यदि मान ली इस तरह का बर्तन में तेल है तो इस तरह के बर्तन में आप रख सकते हो। आकार निश्चित नहीं होता है और आकार निश्चित नहीं होता, यह बर्तन का आकार लेते हैं, जैसे जल, तेल, दूध हो गया। अब बात करते हैं गैस की। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है। अब गैस को जिस आकार में डाल दो, इस तरह का सिलेंडर उसमें डाल दो आ जाएगा, इस तरह का कोई सिलेंडर उसमें डालो आ जाएगा। और एक बात और, मान लीजिए कोई गैस है, एक कोई बर्तन है, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में 10 केजी गैस भरा हुआ है। अब इस सिलेंडर गैस इस तरह के गोलनुमा संरचना में भरना चाहते हो। अब मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 5 केजी है, तो क्या 5 केजी को इसमें 10 किलो की गैस को भरा जा सकता है? जवाब है हाँ, भरा जा सकता है। बस ये डिपेंड करता है कि जिस 5 किलो के उस सिलेंडर में या जिस चीज़ में उसको भर रहे हो उसका जो मेटल उतना मजबूत हो कि वो फटे ना। आप उसको कंप्रेस करके दबाव देकर आप भर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखो, एक बलून ले लो, बड़ा वाला बलून, बड़ा बलून फुलाते देखो इतना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा ये हो जाता है, ठीक है। उसमें कितना किलो गैस आता है? 100 ग्राम से भी ज़्यादा गैस नहीं आता होगा, लेकिन उतना बड़ा आपका सिलेंडर आता है, उसमें देखो 14 किलो गैस भरा जा सकता है, क्योंकि उसकी मेटल बॉडी ऐसा बना कि उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो यानी 10 किलो की गैस को 5 किलो की जगह में भरा जा सकता है, बस सतह जो होता है, बाहरी जो क्षेत्र हो वो मजबूत हो, फटे ना, टूटे ना, नुकसान ना हो। तो इससे ये पता चलता है उनका आयतन भी निश्चित नहीं होता है, आकार भी नहीं निश्चित होता है। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं कि 5 लीटर का बॉटल पानी है तो उसको 2 लीटर की बॉटल में कंप्रेस करके भर दें, ऐसा नहीं कर सकते। कण दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और कण क्या स्वतंत्र रूप से होते हैं? दूर दूर गति करते हैं, उनमें आकर्षण बल नहीं होता है। अब आते हैं अवस्था परिवर्तन कि दो द्रव ठोस बनेगा तो ठोस गैस बनेगा, उसको क्या कहते हैं? कोई चीज़ ठोस से द्रव बनेगा तो उसको गलन कहेंगे, यानी वो मेल्टिंग हो रहा है, गल रहा है। कोई चीज़ द्रव से गैस बनेगा, जैसे पानी है उबलेगा तो वाष्पीकरण होता है। कोई द्रव गैस बनेगा, जैसे मान लीजिए नदी तालाब होता है, जब सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है ना तो वाष्प होता है। वाष्प बन के क्या होता है, उसका जो वाष्प है ना वो पृथ्वी के ऊपर जाता है। पृथ्वी के ऊपर मतलब हमारा जो वायुमंडल में, जैसे वायुमंडल में जाता है ना, तो वायुमंडल में क्या होता है, 165 मीटर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। मान लो यहाँ पर नदी है, सूरज की रोशनी पड़ा और यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो पानी खौलता है। जब पानी खौलता है ना, जो पानी का वाष्पीकरण होता है या जो पानी उबलता है, खौलता है या गर्म होता है, तो जब कोई चीज़ द्रव गर्म होता है तो जब वाष्प बनता है तो वाष्प हमेशा ऊपर जाता है। इसलिए देखो जब खाना बनाते हो तो जो गर्म हवाएं होती हैं ऊपर उठती हैं, वो नीचे नहीं आती हैं। और देखो जब ठंड का मौसम आता है तो नीचे खेतों में ज़मीन पर खूब आपको शीत देखने को मिलेगा। तो ठंडी हवा नीचे आएंगी, गर्म हवा ऊपर आएंगी, तो गर्म हवा जैसे ही गर्म होगी ये ऊपर उठेंगे और जितना ऊपर उठेंगे हर 165 मीटर के बाद 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक। ऊपर उठते जाएंगे और एक समय बाद वहाँ का तापमान एकदम कम हो जाता है, माइनस में आता है। तो वहाँ पर ये जो गर्म हवाएं थी ना, धीरे धीरे उनको माहौल मिलेगा, ठंडा वातावरण मिलेगा और वहाँ पर कंप्रेस होना जाएंगे, संघनन होगा। और बाद में उसी प्रक्रिया से क्या बादल बनेगा, फिर बाद में वही बारिश की बूंदों के रूप में वापस पृथ्वी पर गिरते हैं, ठीक है। वापस वही क्या करते हैं, बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन में क्या होता है, गैस जो होता है द्रव में बदलता है और संघनन की प्रक्रिया के लिए तापमान क्या कम चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। चलिए फिर आ जाता है द्रव से ठोस बना। कोई चीज़ पानी है, दूध है, उसको ठोस में बनाओगे तो जमाना कहोगे, फिजिंग कहोगे। या जब कोई ठोस है, ठोस से गैस में कोई चीज़ बनेगा तो उत्क्रमण कहोगे, या ऊर्ध्वपातन आप कह दोगे, ऊर्ध्वपातन आप कहोगे। ऊर्ध्वपातन मतलब जैसे कपूर हुआ, वो ठोस से सीधे द्रव में बनता है तो इसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। इसमें जो बच्चों को आता था नहीं आता था पूरे एकदम विस्तार से मैंने अच्छे से समझाया है। प्रश्न को लिख लीजिएगा। और टॉपिक में यही था कि पदार्थों की अवस्था को बताइए। मैंने पदार्थों की अवस्था को बता दिया। दूसरा मैंने पदार्थों के गुणों को भी बता दिया कि पदार्थों के बीच में किस स्थान था। वो चीनी वाला एग्जाम्पल लेकर कि चीनी उसमें डालोगे वो घुल जाएगा, पानी के लेवल नापोगे लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कणों के बीच में रिक्त स्थान था इसलिए लेवल नहीं बढ़ा। दूसरा मैंने बताया कि पदार्थ क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, जैसे स्याही वाला एग्जाम्पल मैंने लिया। तीसरा लिया कि उनके बीच में आकर्षण बल होता है, जैसे मैंने उंगली और पानी का एग्जाम्पल लिया।
तो मैंने उनकी क्या अवस्था भी बता दी है, मैंने उनके गुणधर्म भी बता दिए और परिवर्तन को भी मैंने बता दिया है। अगले वीडियो में जो है क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जो है हम ऊष्मीय ऊर्जा की सहायता से अवस्था परिवर्तन को समझेंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का क्या काम होता है, इसको पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो